हेलो स्टूडेंट्स, मैं ए के ओझा आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस फिजिक्स क्लास में क्लास 12 के फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मुख्य रूप से कूलम्ब्स लॉ के ऊपर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखेंगे, फोकस करेंगे। साथ ही एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसको आमतौर पर फिजिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स में इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर उस टॉपिक का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा इफेक्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, वैद्युतशीलता या परावैद्युतता की। आमतौर पर यह देखा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हुए परमिटिविटी का जिक्र तो हम करते हैं, बट उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, जबकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू परमिटिविटी ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में विस्तार से चर्चा किया था और ये देखा था कि द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, पास बुलाता है या दूर भगाता है, उसे हम लोग विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमने ये भी देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के की पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल उसका जो होता है वो डायरेक्शन के आधार पर नहीं होता, जैसे फिजिक्स में बाकी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के लिए प्लस और माइनस सिंबल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज में पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल मीडियम के अदर बॉडीज के रिस्पेक्ट किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के चार्ज अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। मीन्स हमने देखा था, डिफाइन किया था इसको कि इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल एक्सेस देन द सराउंडिंग, देन द चार्ज ऑफ द बॉडी इज नोन एज positive charge, and if the amount of charge of an object will less than the surrounding, then the charge of the body is known as negative charge। यदि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान उसके आसपास के वातावरण, सराउंडिंग के अन्य बॉडीज के रिस्पेक्ट अधिक होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, धनावेश कहते हैं। और यदि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान आसपास के वातावरण की अपेक्षा कम होता है तो उसके आवेश को ऋणावेश कहा जाता है। बहुत सुंदर एक गांव के एग्जाम्पल से हमने समझा था, उसमें रामलाल की कहानी थी। विस्तार से समझने के लिए पिछला क्लास आप एक बार फिर से देख लें। पिछली क्लास के आधार पर यह स्पष्ट हो गया था कि पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब है कि किसी पॉइंट पर या किसी पार्टिकल के ऊपर या किसी पार्टिकुलर बॉडी के ऊपर चार्ज अमाउंट का सराउंडिंग के रिस्पेक्ट एक्सेस हो जाना, अधिक हो जाना। जैसे सपोज ये कोई बॉडी है ए, इसके आसपास बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स हैं।
उन सारे ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट इसके ऊपर चार्ज अमाउंट ज्यादा हो गया। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी इसके पास अधिक हो गई, देन इसको कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। हमारी प्रकृति का एक खास गुण होता है, या यूं कहें कि हमारी प्रकृति का एक ही गुण होता है, नेचर केवल एक मुख्य गुण के ऊपर काम करता है, और वो मेन प्रॉपर्टी है यूनिवर्स के अंदर इक्विलिब्रियम को हमेशा मेंटेन करते रहना, साम्यावस्था की स्थिति को मेंटेन रखना नेचर का मुख्य गुण है, मुख्य कार्य है। और इसी को करने के लिए बाकी अन्य घटनाएं संपादित होती हैं, उसको अन्य क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं, जिन क्रियाओं के द्वारा वो किसी भी खास फॉर्म की एनर्जी को, या यूँ कहें कि प्रत्येक एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी को पूरे यूनिवर्स में बिल्कुल साम्यावस्था में रख के, बैलेंस करके रखे। तराजू हम लोग देखते हैं, जब सामान तौलना होता है, एक पर बाट रख दिया 1 किलोग्राम का, दूसरे पे चीनी डालते रहे, तब तक डालते निकालते रहते हैं चीनी, जब तक वो डंडी जो है वो बिल्कुल सीधी ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए। और सीधी जब हो जाए तो ये मान लेते हैं कि 1 kg का जो बाट है हमारा, उसके इक्वल मास अमाउंट का चीनी दूसरे पल्ले पर आ गया, उसको भी हम 1 kg मान लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से नेचर जो है, जब भी किसी कारण से किसी एक फॉर्म की एनर्जी, किसी एक रूप की ऊर्जा किसी वस्तु के ऊपर ज्यादा हो जाती है, तो किसी न किसी तरह से वहां से ऊर्जा का प्रकृति उत्सर्जन करती है, वहां से उस पार्टिकुलर एनर्जी का इमिशन होता है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन उन पार्टिकल्स के अंदर होता है जहां पे एनर्जी की वैल्यू इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अपेक्षा कम, इस खास वस्तु की अपेक्षा कम। हमें भी समाज में ऐसे ही रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम बना करके। अगर कोई खास वस्तु हमारे पास अधिक है आवश्यकता से, और हमारे पड़ोसियों के पास उसकी जरूरत है लेकिन उपलब्धता नहीं है, तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से निकाल करके वो सामग्री उनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, जहाँ पे उस सामग्री की कमी है। इसी को नेचुरल लॉ कहते हैं। सूर्य के पास प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, इसलिए सन से सोलर एनर्जी के रूप में ये हीट और लाइट एनर्जी का इमिशन होता है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सराउंडिंग के बाकी पार्टिकल्स, प्लैनेट्स के ऊपर। बल्ब का स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पे लाइट एनर्जी ज़्यादा हो जाती है कमरे के अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, इसलिए लाइट एनर्जी का वहाँ से इमिशन होता है और बाकी ऑब्जेक्ट्स के पास वो पहुँचती है, जिससे बाकी ऑब्जेक्ट्स भी विजिबल हो जाते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए के पास एक्सेस हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इमिशन होता है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी माध्यम में सराउंडिंग में चारों तरफ बिखरने लगती है, ताकि जो भी पार्टिकल इस रास्ते में आए वो यहाँ से एनर्जी गेन करके अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज करे। अगर कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल आ जाता है, वैसे तो इसको हम पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके इस रेस्पेक्ट सराउंडिंग निगेटिव हो गए। अब यहां हम कह रहे हैं कि इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से कुछ डिस्टेंस पर एक निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। सपोज करें कुछ भी डिस्टेंस आपके निगेटिवली, जब पूरा सराउंडिंग इसके रेस्पेक्ट निगेटिव चार्ज है, तो फिर यहाँ निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को रख दिया। कहने का मतलब क्या? ये कहने का
ये है कि जिस तरह से इस वातावरण की अपेक्षा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेस है, चार्ज अमाउंट ज्यादा है, उसी तरह से इसी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट यहाँ पे चार्ज अमाउंट कम है। इससे कम तो सराउंडिंग का चार्ज है और उस सराउंडिंग से भी कम इसका चार्ज है, इसलिए इसके चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और ऐसी स्थिति में ये पाया जाता है कि जैसे ही इसके पास जब कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी आती है जिसके पास सराउंडिंग से भी कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो इसको लगता है कि भाई ये ज्यादा जरूरतमंद है। जब इसके आसपास जितने लोग थे वो सभी, जितने पार्टिकल्स थे सभी को बराबर रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता था, समरूप वितरण होता था ऊर्जा का। लेकिन अचानक एक घटना घटित हुई कि इसके पास एक ऐसा पार्टिकल आ गया, ऐसी बॉडी आ गई जिसको तत्काल, ये इमरजेंसी केस जैसे आ जाता है हॉस्पिटल में, तो सामान्य मरीजों को छोड़ करके इलाज पहले उस इमरजेंसी मरीज की जाती है, जिसका हो सकता है इलाज में देर हो तो जान जा सके, जान चली जाए, तो उसकी जान को बचाने के लिए सबसे पहले फोकस उस पर किया जाता है। जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी आती है इसके आसपास, तो ये अब दूसरों से अपना ध्यान हटा करके सबसे पहले इसको इक्वल करता है, और ये तब तक इसके डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होती रहती है जब तक इसका चार्ज अमाउंट सराउंडिंग के चार्ज अमाउंट के इक्वल नहीं। इसके ऊपर और भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमें केवल ये देखना था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो होती है वो किस तरह से वर्क करती है, फंक्शन करती है। तो जो भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अमाउंट, इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट एक्सेस होगा सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, इसलिए वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इमिशन होगा। और जो बॉडीज नेगेटिवली चार्ज बॉडी कही जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब है कि वहां पे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट चार्ज अमाउंट लेस है, कम है, इसलिए वो सराउंडिंग से या उसके आसपास जो कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गेन करे, ग्रहण करे। अब हमें पता है जब कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी रिलीज करता है, ऊर्जा का त्याग करता है, या फिर वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो ड्यू टू चेंज इन एनर्जी उसकी ऊर्जा कम होती है या बढ़ती है, परिवर्तित होती है। ऊर्जा परिवर्तन के कारण उसके कार्य करने की क्षमता बदल जाती है, बिकॉज एनर्जी इज द कैपेसिटी टू वर्क डन। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता एनर्जी चेंज होने के कारण चेंज हो जाती है। और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स। इसका मतलब है कि वर्क चेंज होने के कारण वो फोर्स का एक्सपीरियंस करने लगता है। दोनों बॉडी स्लो एनर्जी का इमिशन करती है, या जो बॉडी एनर्जी गेन करती है, एनर्जी का त्याग या एनर्जी को ग्रहण करने के कारण उसके एनर्जी अमाउंट में चेंज होता है, ऊर्जा के परिमाण में परिवर्तन होता है। और चूंकि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, अतः कार्य करने की क्षमता उसकी प्रभावित होती है और वो एक बल का अनुभव करने लगता है। जिस बल का अनुभव करता है उस बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है, स्थिर विद्युत बल के नाम से जाना जाता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करता है, ये दो नियमों के आधार पर काम करता है। देयर आर टू लॉज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्थिर विद्युत
या स्थिर विद्युत बल के मुख्यतः दो नियम हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट सिमिलर और लाइक चार्जेस always repel and dissimilar or unlike charges always attract to each other। समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पास बुलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास में रखा जाएगा, एक धन आवेशित वस्तु दूसरी धन आवेशित वस्तु के पास आएगी, तो ये इन दोनों के अंदर दुश्मनी की भावना है, ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, इनके बीच दुश्मनी होगी। एक नेगेटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास लाया जाएगा तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज बॉडी जब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखा जाएगा तो उनके बीच अट्रैक्शनल फोर्स वर्क करेगा। जो ऐसा होगा तो इसको ग्राफिकल बाय फिगर हम लोग थोड़ा देर के बाद समझेंगे। अभी समझ लें कॉमन सेंस के आधार पर कि दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये है, इसके पास भी एक्सेस ऑफ चार्ज है, इसके पास भी चार्ज अमाउंट सराउंडिंग से ज्यादा है। अब दोनों ज्यादा चार्ज अमाउंट वाले पार्टिकल जब पास पास आएंगे तो न इसको इससे चार्ज की जरूरत है न इसको इससे चार्ज की जरूरत है, ये दोनों चार्ज को रिलीज करने की प्रवृत्ति रखते हैं, दोनों चार्ज को अपने अंदर से निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसलिए दोनों के बीच में, दोनों से जब चार्ज एनर्जी का इमिशन होगा तो वो चार्ज एनर्जी बीच में टकराएगी और दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अगर एक दूसरे के नजदीक लाया जाए तो इसके पास भी चार्ज की कमी है, इसके पास भी चार्ज की कमी है, दोनों के बीच न ये इसको चार्ज दे सकता है न ये इसको चार्ज दे सकता है, दोनों मीडियम से चार्ज गेन करेंगे और जब दोनों मीडियम से चार्ज गेन करेंगे तो एक रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। वो फिगर से हम लोग थोड़ी देर के बाद कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के बाद देखेंगे और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। किंतु जब एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को दूसरी नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास लाया जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एनर्जी रिलीज करने के लिए यहाँ बैठा है, दूसरा एनर्जी गेन करने के लिए बैठा है। न ये भिखारी, दोनों भिखारी हैं न दोनों महाराज हैं, दो भिखारी एक दूसरे के नजदीक आएंगे, दोनों किसी को एक दूसरे को भीख देना पसंद नहीं करेगा क्योंकि दोनों के पास पैसे की कमी है। तो एक इस गली में जाएगा, दूसरा इस गली में जाएगा, दो महाराज एक दूसरे के पास आ जाए तो न ये इनको दान दे सकते हैं, देना चाहेंगे या इनसे दान लेना चाहेंगे, न ये इनसे दान लेना चाहेंगे, तो फिर दोनों अपने अपने रास्ते जाएंगे। लेकिन अगर एक महाराज एक भिखारी के पास या एक भिखारी एक महाराज के पास आते हैं तो इनको दान देने की इच्छा है, इनके पास एक्सेस ऑफ चार्ज है, इनके पास चार्ज की कमी है, ये देंगे ये लेंगे, दोनों के बीच में देने लेने में कोई रुकावट नहीं होगी। इसलिए दोनों के बीच में अट्रैक्शनल फोर्स वर्क करेगा और जब अट्रैक्शनल फोर्स वर्क करेगा तो दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे। According to the first law of electrostatics, similar or like charges always repel and dissimilar or unlike charges always attract to each other। समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, परमिटिविटी जरूर देखिएगा। आगे जैसे ही ये पता चला कि टू चार्जेज ऑलवेज अट्रैक्ट और रिपेल,
बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। दिमाग ने कहा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स तो फिजिकल क्वांटिटी है और एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सम अमाउंट, देन वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर कूलम्ब साहब ने बहुत ही गहराई से डीप स्टडी किया और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लॉ दिया, जिसको कूलम्ब्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने बताया कि इफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस टू ईच अदर, then an attractional or repulsion force working between both, this force is known as electrostatic force. The amount of electrostatic force is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. गुलाम साहब ने बताया कि यदि दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अट्रैक्शनल और रिपल्सन फोर्स वर्क करता है, जिसे स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या स्थिर विद्युत बल या विद्युत बल आपसे पूछे कि क्या होता है, तो बस इतना एक सेंटेंस में डिफिनीशन आप उसका दे सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। According to Coulomb's law, when two charges are separated by some distance to each other, charge 1 Q1, charge 2 is Q2, and distance between two charges will be R, then both are attract or repel by a force of attraction or repulsion. This force is known as electrostatic force. The amount of electrostatic force is directly proportional to the product of two charges, F is directly proportional to Q1 Q2 and it is inversely proportional to the square of distance between both. जब दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों चार्ज का नेचर कैसा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अगर दोनों सिमिलर चार्ज होंगे, एक समान प्रकृति के चार्ज होंगे, अर्थात दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर दोनों अनलाइक चार्ज होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, एक धन और एक ऋण आवेश होगा तो दोनों के बीच आकर्षण बल होगा, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो। दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको थोड़ा किनारे लिख दें। F is directly proportional to Q1 Q2 equation first and F is inversely proportional to R square equation second. दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया जाए तो आफ्टर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 भी है F is proportional to Q1 Q2 upon R square। समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि F is proportional to Q1 Q2 upon R square and F is equal to, आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल साइन से रिप्लेस किया जाता है तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है और वो कांस्टेंट यहां हम K अगर ले लें तो K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। फिर बहुत सारे प्रयोगों के बाद ये पता चला कि K की वैल्यू यहाँ होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन।
इस k की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 में k का मान अगर रख दिया जाए तो इक्वेशन मिलेगा f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर where एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की परावैद्युतता या वैद्युतशीलता है। इसका डिफिनीशन अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमिटिविटी। नंबर 1 इज एप्सिलॉन 0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष परावैद्युतता या निरपेक्ष वैद्युतशीलता, एंड अदर वन इज एप्सिलॉन r, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 2 प्रकार का होता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता जिसको एप्सिलॉन 0 से सूचित किया जाता है, और सापेक्ष वैद्युतशीलता जिसको हम एप्सिलॉन r से व्यक्त करते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू अगर इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो मिलेगा f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज मेन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल के लिए ये मुख्य इक्वेशन है। इसको प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ाना हो तो इक्वेशन 5 कंसीडर कर सकते हैं। और आगे क्यों बढ़ाना है? इसलिए कि सबसे कम वैद्युतशीलता, पहले तो वैद्युतशीलता क्या होती है ये थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्योंकि इसको देखना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर क्लासों में परमिटिविटी को इग्नोर कर देते हैं लोग और फिर टॉपिक आगे समझ में नहीं आता। अभी फिलहाल समझें कि ये परमिटिविटी अगर किसी मीडियम की ज़्यादा हो तो उस मीडियम में फोर्स कम लगता है दो चार्ज के बीच में, और जिस मीडियम की परमिटिविटी कम होती है उस मीडियम में दो चार्ज अगर रखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लगता है। सबसे कम परमिटिविटी वैक्यूम की और या एयर की होती है, हवा या निर्वात की होती है। इसकी वैल्यू जितनी होती है उसी को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी है। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम एप्सिलॉन 0 इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये फिक्स होती है, इसको यूनिवर्सल वैल्यू कहा जाता है एयर और वैक्यूम का। किसी भी मीडियम में कितना भी कम परमिटिविटी होगा तो इतना जरूर होगा। अब इसकी अपेक्षा मीन्स एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी के रेस्पेक्ट किसी अदर मीडियम में परमिटिविटी वैद्युतशीलता जितनी गुना ज़्यादा होगी, जितने टाइम्स एक्सेस होगी, उस परमिटिविटी को उस पार्टिकुलर मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी सापेक्ष वैद्युतशीलता कहा जाता है, जिसको एप्सिलॉन r से डिनोट किया जाता है। और एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 होता है कहाँ भाई? तो फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब सपोज करें ये दोनों चार्ज एयर और वैक्यूम में रखे गए, तो दोनों चार्ज Q1 और Q2 अगर एयर और वैक्यूम में रखे जाएं तो बीच में रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 हो जाएगी। एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 पुट कर दें तो इक्वेशन मिलेगा f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/,
Q1 Q2 upon R square. This equation is a special case for electrostatic force if there are air or vacuum is placed between two charged particles. ये विशेष परिस्थिति के लिए इक्वेशन है जब दो आवेशों के बीच में हवा या निर्वात स्थित हो। हवा या निर्वात के अलावा किसी कोई अदर मीडियम जैसे वाटर हो, सैंड हो, माइका हो और कोई मीडियम हो, तो हर अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, चाहे जितनी भी हो। 1 नहीं होती, और जब 1 नहीं होगी, 1 से ज़्यादा होगी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देन फाइनल रिजल्ट ये तभी केवल आ सकता है जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच एयर और वैक्यूम। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 में एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो फिक्स है, हमें मालूम है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ epsilon 0 absolute permittivity in this equation we have F is equal to 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2 upon R square. वन अपॉन 4 पाई मीन्स 22 से अपॉन 7 और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12 यहाँ पुट करके पूरे इस पार्ट को कैलकुलेट कर दे तो इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्स 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। वैसे हमारा मेन फार्मूला ये हुआ। स्पेशल केस जब दो चार्ज के बीच में एयर और वैक्यूम हो तो इक्वेशन ये यूज करेंगे। लेकिन जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हो तो इस इक्वेशन में एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट करके इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से हम बच सकें, इसलिए हमें ये वैल्यू याद रखनी है। आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मीन्स 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12 के स्थान पर केवल 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। उसके बाद 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 को Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स कितना अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है। अब लास्ट में प्रॉब्लम रह जाएगी ये समझने की कि वो फोर्स अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का। तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, देन जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो निगेटिव होगी, याद रखना है। जब फोर्स की वैल्यू यहाँ निगेटिव आएगी तो फोर्स अट्रैक्शनल फोर्स होगा, जब फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो फोर्स रिपल्सन फोर्स होगा। बिकॉज रिपल्सन फोर्स कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब दोनों निगेटिव चार्ज होंगे तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू रिजल्ट होता है प्लस। दोनों स्थिति में F की वैल्यू जब Q1 Q2 का वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव जब F की वैल्यू आएगी तो हम समझ जाएंगे कि दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। और F की वैल्यू अगर निगेटिव आती है, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तब हम समझेंगे कि जो दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है वो अट्रैक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आकर्षित करने वाला स्थिति। अगर पहले से गिवन हो चार्ज का नेचर बता दिया जाए हमें कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, देन दोनों अपोजिट चार्ज है, इसलिए हम समझ जाएंगे कि क्या दोनों के बीच अट्रैक्शनल फोर्स लगेगा। यदि हमें बता दिया जाए दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्ज है मतलब सिमिलर चार्जेज है, एक ही प्रकृति के आवेश हैं, एक ही गुण वाले दोनों आवेश हैं, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा। लेकिन अगर ये चार्ज का नेचर हमें ना बताया जाए, केवल फोर्स की वैल्यू बता दी जाए और फोर्स पॉजिटिव दिखाया जाए तो हम बता देंगे कि दो चार्ज के बीच में यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
अट्रैक्शनल फोर्स के रूप में होगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू नेगेटिव दी जाती है तो इसका सीधा मतलब है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शनल। आप लोग इस पूरे डेरिवेशन में, पूरे लॉ में कहीं भी कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को डालें। ये कोशिश किया जाएगा मेरे तरफ से कि आपके हर क्वायरी को पूरा किया जाए, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाए। और जब इक्वेशन हमने ड्राइव कर लिया तो इक्वेशन का यूज क्या है, डेरिवेशन इक्वेशन, लॉस, डिफिनीशंस किस लिए पढ़ते हैं हम फिजिक्स के अंदर? इसलिए नहीं कि हमने कोई डिफिनीशन याद कर लिया, कोई लॉ याद कर लिया। दो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ इज सिमिलर और लाइक चार्जेज ऑलवेज रिपेल एंड डिसिमिलर और अनलाइक चार्जेज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। सेकंड लॉ और Coulomb's law states that if two charges are separated by some distance to each other, then an attractional or repulsion force working between both, this force is known as electrostatic force. The amount of electrostatic force is directly proportional to two charges and inversely proportional to the square of distance between them. हमने याद कर लिया, बहुत अच्छा, बहुत बड़ाई हमारी हो गई। भाई लड़का बहुत तेज है, एक बार में पूरा लॉ बोल देता है, पूरा डिफिनीशन बोल देता है, लेकिन क्या फायदा अगर उसका यूज ना जानता। हमने मार्केट गए, मार्केट से कोई सामान खरीद करके लाए, सपोज करो प्लायर खरीद करके लाए, स्क्रू ड्राइवर खरीद करके लाए, एक खुरपी खरीद करके लाए, प्रेशर कुकर खरीद करके लाए, और हमें ये पता ही नहीं है कि इस स्क्रू ड्राइवर से क्या किया जाता है, इसका यूज क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ प्लायर, प्लास का काम क्या होता है, प्रेशर कुकर से क्या करते हैं। अगर उसका उपयोग पता नहीं है तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, प्लायर क्या करेंगे, उसका क्या वैल्यू रह जाएगी प्रेशर कुकर की, स्क्रू ड्राइवर की, वो कबाड़ा हो जाएगा। हम 500 रुपया 1000 रुपये में खरीद करके लाएंगे, 5 रुपया 10 रुपया भी कोई देगा तो बेच देंगे, क्योंकि हमारे किसी यूज का वो नहीं है, हम उसका उपयोग करना नहीं जानते। अगर ये इक्वेशन हम याद भी कर लें, नियम याद कर लें, डिफिनीशन याद कर लें, और इसका यूज हमें पता नहीं है, तो फिर ये हमारे किसी विशेष काम का नहीं। तो इसको फाइंड आउट किया इसलिए कि कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाए जिसमें दो चार्ज पार्टिकल गिवन हो, उनका चार्ज अमाउंट पता हो, दोनों का डिस्टेंस पता हो, और फोर्स की वैल्यू निकालनी, Q1 Q2 R की वैल्यू मालूम हो, फोर्स निकालना, कितना फोर्स दोनों के बीच में वर्क कर रहा है, तो हम इस इक्वेशन का यूज करके उसकी वैल्यू निकाल सकते। या दो चार्ज अमाउंट पता हो, ये चार्ज Q1 Q2 कितना कितना है हमें मालूम है, और दोनों के बीच में कितना फोर्स वर्क कर रहा है ये पता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि दोनों को कितने डिस्टेंस पर रखा गया, R की वैल्यू मालूम नहीं है, Q1 Q2 F की वैल्यू मालूम है। तो इसी इक्वेशन का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि अगर इतना बल दोनों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को इस दूरी पर रखा गया। सपोज करें कभी कभी कंडीशन क्या आता है, एक चार्ज तो हमारे पास है, हम ये भी जानते हैं कि इसका अमाउंट क्या है, हम ये भी जानते हैं कि इससे 5 मीटर डिस्टेंस पर कोई अदर चार्ज है, जिसके कारण हमारे पास जो चार्ज है उसके ऊपर 500 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है। लेकिन जो 5 मीटर डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है उसका अमाउंट क्या है, Q2 की वैल्यू क्या है, ये हमें पता नहीं है। तो इसी इक्वेशन का यूज करके हम Q1 या Q2 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ हम करना जानते हैं तो फिर इक्वेशन को ड्राइव करना और नियम को समझना हमारे लिए फायदेमंद है, और हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं किसी से कि हमने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा है।
केवल कूलम्ब्स लॉ को याद कर लेने से, एक सेंटेंस एक दो लाइन में याद कर ले तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। इक्वेशन यहाँ लिख दें, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, या लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर फॉर एयर, या लिख सकते हैं इसको कैलकुलेट अगर कर दिया जाए तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन तो याद रहनी चाहिए। फिजिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉज याद रहने चाहिए, डिफिनीशंस याद होने चाहिए, इक्वेशंस याद होने चाहिए, संभव हो तो डेरिवेशन समझ में आना चाहिए, याद नहीं होना चाहिए कि ये डेरिवेशन होता कैसे है, ये इक्वेशन कहाँ से आया, क्योंकि डेरिवेशन 4 पेज का याद नहीं किया जाता, उसको समझा जाता उसके स्टेप्स को, किस रूट से, रूट केवल जान जाओ, फिर एक स्टेप आप लिखेंगे, दूसरा स्टेप अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, सेकंड स्टेप लिखेंगे, थर्ड स्टेप याद आ जाएगा, थर्ड पे पहुंचेंगे, फोर्थ अपने आप दिखने लगेगा। आप ये सोचोगे कि पूरा डेरिवेशन हमारे दिमाग में हो जाए, याद हो जाए, तब हम लिखना शुरू करें, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप लिखना शुरू करो, एक पहला स्टेप जैसे पार करोगे, सेकंड स्टेप आपके दिमाग में दिखने लगेगा, दिमाग से दिखने लगेगा, और आप पूरा डेरिवेशन धीरे धीरे कंप्लीट करोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स ए और बी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को एक दूसरे से r दूरी पर रखा है, यहाँ भी ई चार्ज है, यहाँ भी ई चार्ज। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻90। पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच कितना फोर्स वर्क करेगा। हमारे पास इक्वेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2, Q1 भी क्या है, Q1 is equal to E, Q2 is also equal to E, E into E is equal to E square upon distance square upon R square। E की वैल्यू यहां से पुट कर दें, जरूरत पड़े तो F is equal to 9 into 10⁻9 into -1.6 into 10⁻⁻19 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब अगर डिस्टेंस पता हो, 5 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ 5 रख दो, 25 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ 25 रख दें, 5 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज करके यहाँ R की वैल्यू पुट कर दें और कैलकुलेट कर दें, हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल से पूरा 40 मिनट का एक, 50 मिनट का, 1 घंटे का एक क्लास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ही खर्च करेंगे अपना। अगला क्लास उसको आप ध्यान से देखेंगे। फिलहाल परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होती है, व्हाट इज परमिटिविटी? क्यों परमिटिविटी इंक्रीज होने पर दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाता है? परावैद्युतता या वैद्युतशीलता ऐसी कौन सी बला है जिसके माध्यम में बढ़ जाने के कारण दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान
कम हो जाता है। और अगर ये वैद्युतशीलता या परावैद्युतता माध्यम में कम हो जाए तो दो चार्ज के बीच में लगने वाले विद्युत बल का मान बढ़ जाता है। एयर के अंदर, वैक्यूम के अंदर अगर दो चार्ज हो तो दोनों ज्यादा फोर्स से एक दूसरे पर अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। जबकि वही अगर दोनों के बीच कोई दूसरा ऑयल के अंदर इन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल्स को रख दे तो दोनों एक दूसरे को उतने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएंगे जितना वो एयर में करते थे। जबकि चार्ज अमाउंट जितना दोनों के ऊपर एयर में था उतना ही दोनों के ऊपर ऑयल में। इसका मतलब ये है, सपोज करें यहां पे कोई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। हमने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मतलब इस पार्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज जो भी समझें आप, जैसे भी समझें, वो कई तरह का नहीं होता, एक ही प्रकार का होता है। जब वो सराउंडिंग से ज्यादा हो जाता है तो उसी को पॉजिटिव कहा जाता है। वही जब सराउंडिंग से कम हो जाता है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट उसका अमाउंट कम हो जाता है तो उसी को हम नेगेटिव कहने लगते हैं। कभी भी ये बात दिमाग में ना रखिएगा कि इसकी वैल्यू कुछ अलग तरह की होगी, एक लाल रंग का होगा, एक पीले रंग का होगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि विस्तार से हमने पढ़ा है इसको कि जब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान आसपास के वातावरण से ज्यादा होता है तो उस वस्तु के आवेश को धन आवेश कहते हैं, और जब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान आसपास की वस्तु की अपेक्षा कम होता है तो उसके आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। तो जब धन आवेशित वस्तु हम कह रहे हैं कि हमने किसी माध्यम में रखा, इसका मतलब है कि माध्यम के अन्य वस्तुओं, अन्य कणों की अपेक्षा डिफरेंट पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट यहाँ पे चार्ज अमाउंट ज्यादा है, आवेश का मान अधिक है। और जब यहाँ आवेश का मान अधिक है और प्रकृति ये चाहती है कि हमारे ही बाल बच्चे हैं सारे पार्टिकल्स, पिताजी घर में हैं, 4 बच्चे हैं, तो वो चाहते हैं कि चारों में से किसी को कोई तकलीफ ना हो। चारों में से किसी की को तकलीफ होती है तो उनको बराबर दुख होता है। तो उसी तरह से प्रकृति चाहती है कि जैसे यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसके आसपास चारों तरफ, और इसी में एक कोई पार्टिकल ये है ए, और यहाँ पर किसी कारण से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा हो गई, बाकी के पास कम हो गई, तो ये परेशान होंगे इनको देख करके। तो प्रकृति का ये नियम है कि तुम्हारे पास अगर किसी कारण से कोई भी एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी का स्वरूप ज्यादा हो जाता है तो तुम्हें अपने पास स्टोर करके रखना नहीं है, जमाखोरी नहीं करनी है। जमाखोरी करने पर असंतोष बढ़ता है और असंतोष बढ़ने पर महंगाई बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है, इसलिए जमाखोरी करना पाप है। तब क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन। जिसके पास तुमसे जो कम एनर्जी है उसके पास एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, यहाँ से निकल करके माध्यम में हर तरफ वितरित होती है। अब इस रूट को अगर देखा जाए, ये तो जंक्शन हो गया, यहाँ से बहुत सारे रूट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। किसी एक पार्टिकल रूट पर चलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, आगे बढ़ेगी, कोई एक कण मिलेगा, इसके पास आए क्योंकि इसके पास एनर्जी कम है, उसकी अपेक्षा इसके पास ज्यादा है, तो यहाँ से निकल करके इसके पास ऊर्जा आई। इसके पास चूंकि एनर्जी कम थी इसलिए इसने अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी इसकी कैपेसिटी थी, इसने एनर्जी को अपने अंदर शोषित कर लिया, अब्जॉर्ब किया, और जो बच गया, अब चूंकि जैसे ही इसके पास एनर्जी आई इसने एनर्जी को शोषित किया, इसके बाद वाला जो पार्टिकल था उसकी अपेक्षा इसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई, तो अब इसने इसके पास बढ़ा। जैसे ही इसने एनर्जी लिया अपनी क्षमता के अनुसार और शोषित किया, ये इसका एनर्जी लेवल इससे तो कम है, लेकिन इसके बाद जो पार्टिकल है उसकी अपेक्षा ज्यादा हो गया, तो इसकी अपेक्षा ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ से एनर्जी आगे बढ़ी। ऐसे पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता जाता है, और रिमेन एनर्जी जो होती है, जो शेष बच जाती है हर एक पार्टिकल के अवशोषित होने के बाद, वो आगे की ओर बढ़ती जाती है। अब ये जाहिर है कि यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उसको चूंकि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है बीच में, ऊर्जा का वितरण कम हुआ,
तो इसके पास ज्यादा इंटेंसिटी की एनर्जी पहुंचेगी। उसी की अपेक्षा यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, ज्यादा डिस्टेंस पे जो पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ऊर्जा को सोखने वाले कणों की संख्या भी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब अवशोषित करने वाले कणों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो जाहिर है कि वो एनर्जी को यहाँ पहुँचने से पहले बहुत लोग सोख चुके होंगे, अवशोषित कर चुके होंगे, तो इंटेंसिटी यहाँ पर आते आते बहुत कम हो जाएगी। ऊर्जा का उतना परिमाण इस पार्टिकल के पास नहीं पहुँच पाएगा जितना यहाँ पहुँच पाएगा। इसलिए ये ज़्यादा फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, ये कम फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, लेस होगी, कम। अब हर एक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अवशोषित करने की क्षमता अलग अलग होती है। एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं हम लोग। एक सपोज करें रुमाल है, रेशमी 1 फीट बाय 1 फीट एरिया का एक सिल्क का या रेशम का रुमाल हमने लिया, उसको 1 2 ऐसे 2 बार मोड़ दिया, इतना बना, 1/4 उसका एरिया दिखने लगा। इसको ऐसे रखा। एक ड्रॉपर लिया, ड्रॉपर आपने देखा होगा जिससे आँख वगैरह में या नाक में हम लोग दवा डालते हैं, एक एक बूंद बूंद करके पानी गिरता है या दवा करते हैं। वैसा एक ड्रॉपर ले लें, ड्रॉपर में पानी भर दें और पानी का ड्रॉपर ऊपर रख करके थोड़ा सा दबाएं, ऊपर ड्रॉपर से पानी गिरेगा, एक बूंद नीचे गिरेगा, टप, कहाँ, रुमाल के ऊपर, लेकिन वो पानी नीचे जमीन पे नहीं गिर पाएगा, क्यों, रुमाल ने उसको शोषित कर लिया। फिर थोड़ा दबाएं, एक बूंद और पानी गिरेगा, उसको भी रुमाल अवशोषित कर लेगा, एक बूंद और गिरेगा, काउंटिंग करते जाए कितने बूंद पानी हम इस रुमाल के, इस कपड़े के टुकड़े के ऊपर, रेशम के ऊपर गिरा रहे थे। ऐसे सोखते सोखते एक ऐसा समय आएगा कि जितनी कैपेसिटी थी उस रेशम या सिल्क के अंदर वाटर मोलेक्यूल्स को, वाटर ड्रॉप्स को एब्जॉर्ब करने की, उतना जब वाटर मोलेक्यूल, इसको वाटर मिल जाएगा, वाटर अमाउंट इसके पास अवशोषित हो जाएगा, फिर ये अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं लेगा, जमाखोरी ये भी नहीं करेगा। अब ऊपर से एक बूंद पानी गिराएंगे, फिर नीचे से एक बूंद पानी अपने आप मिल जाएगा, ये आगे वाले को पहुंचाएगा। काउंट करके रख लिया, सपोज करें 250 बूंदे पानी की इसने सोखी, उसको अलग रख दिया। एक कॉटन का सूती रुमाल उतना ही बड़ा लेकर के उसको भी वैसे ही मोड़िए, फिर उसी ड्रॉपर से बूंद बूंद पर करके पानी गिराइए, एक बूंद सोख लिया, 2 बूंद सोख लिया, तीसरा बूंद सोख लिया, ऐसे बूंद के बाद बूंद गिराते जाए और काउंट करते जाए। एक ऐसा समय आएगा कि इसके भी जितनी क्षमता होगी वाटर को एब्जॉर्ब करने की, अवशोषित करने की, जब उतना वाटर इसको मिल जाएगा, फिर एक बूंद ड्रॉपर से पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, रुमाल के ऊपर, रुमाल से भी एक बूंद पानी नीचे गिरेगा। आप समझ जाइएगा कि इसकी क्षमता इतनी ही थी, इतने बूंद पानी को अवशोषित करने। अब आप दोनों को नोट करके कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि सिल्क या रेशम की अपेक्षा कॉटन का जो क्लॉथ था उसने ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया, इसके अंदर ज्यादा जल को अवशोषित करने की क्षमता थी सूती कपड़े के अंदर, सिल्क या रेशम की अपेक्षा। उसी तरह से दो आवेशों के बीच में, ये 2 आवेश हैं ए और बी, दोनों आवेशों के बीच अगर हवा या निर्वात हो तो उसमें विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता सबसे कम होती है। वो क्षमता मापते कैसे हैं, तो मापते हैं कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर से। अगर इसके जगह वाटर मोलेक्यूल्स हो और इतने ही दूरी पर उस वाटर के अंदर दोनों चार्ज को हमने रख दिया, तो उसमें यहाँ से जो एनर्जी निकल करके जाएगी उसको अवशोषित करने की कुछ और क्षमता होगी। अगर ऑयल रख दिया कोई मस्टर्ड ऑयल, तो उसके अंदर विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करने की कुछ और क्षमता होगी। सैंड के बीच में रख दिया, उसके अंदर अलग क्षमता होगी।
तो जिस माध्यम के अंदर विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को उस माध्यम की वैद्युतशीलता या परावैद्युतता कहते हैं। द कैपेसिटी टू स्टोर और एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अ मीडियम इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। उसका मेजरमेंट कैसे होता है? तो जिस मीडियम में सबसे कम विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है, उसको यूनिट बनाते हैं। वो मीडियम होता है एयर और वैक्यूम। हालांकि वैक्यूम में सबसे कम क्षमता होती है अवशोषित करने की, सबसे कम परमिटिविटी वैक्यूम की होती है, एयर की उससे ज़्यादा होती है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है, इसलिए अप्रोक्स इक्वल मान लेते हैं हम लोग। अप्रोक्स इक्वल होता है और इसकी अपेक्षा किसी दूसरे माध्यम में जितने टाइम्स एक्सेस, जितना गुना ज़्यादा किस विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है, उसको उस माध्यम की सापेक्ष या अपेक्षिक या वैद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा ही होती है। इसकी रिलेटिव परमिटिविटी की, किसी भी मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होती है। 1 किसकी होती है? एयर या वैक्यूम की। इस बात को हमेशा याद रखना है। और एयर और वैक्यूम के रेस्पेक्ट कोई भी दूसरा मीडियम होगा तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। 1 से कम रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कभी भी नहीं। रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालते हैं भाई? तो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ टोटल परमिटिविटी टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सपोज करें इन दो चार्जों के बीच में कोई एक मीडियम M है। इस मीडियम M की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन M है। एयर और वैक्यूम या इस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी उसी एयर और वैक्यूम की कोई परमिटिविटी कोई कहते हैं, वो एप्सिलॉन 0 है। और टोटल परमिटिविटी एप्सिलॉन। देन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन M इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। M की जगह R भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। Relative permittivity, the amount of relative permittivity is the ratio of total permittivity of medium to the absolute permittivity of medium. उम्मीद है आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों लॉज समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट लॉ states that similar or like charges always repel and the similar or unlike charges always attract to each other. Second law or Coulomb's law is known as Coulomb's law states that when two charges are separated by some distance to each other, then an attraction or repulsion force working between both. This force is known as electrostatic force. The amount of electrostatic force is directly proportional to the product of two charges, and this force is inversely proportional to a square of distance between. अगली क्लास में कूलम्ब्स लॉ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे हम लोग, और ये देखेंगे कि ये कितना यूजफुल है। आपका 12th बोर्ड एग्जामिनेशन हो या मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर एयरफोर्स NDA की तैयारी में जाने वाले हो आप सबके लिए कूलम्ब्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अगले क्लास को
आप लोग बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले इस क्लास को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। क्लास अच्छी लगे लाइक जरूर करें, और कहीं कोई डाउट अगर होता है तो कमेंट लिखना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही अगले क्लास में आपका डाउट क्लियर होता है, विशेष नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।